सिर्फ चैनल 1 पर। क्या आप फिल्म में स्टार बनना चाहते हैं? यस सर। आपको मौका ही नहीं मिलता तो शुरुआत कहाँ से करें? जहाँ से बड़े बड़े स्टार निकले। ऑडिशन के लिए कॉल करें। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम। इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसने सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं, पूरे देश को जोड़ेगा। ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची, किसानों के महान नेता, लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। एक भारत श्रेष्ठ भारत। सोनिया की सांप्रदायिक बीन। क्या होगा मोदी का मारक मंत्र? देखिए रात 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। मुलायम सिंह यादव जी के साथ कहते हैं कि जय और वीरू वाली दोस्ती हुआ करती थी जब आप उनके साथ में थे। तमाम तर्क आदमी देता है, सबको उस समय देता है क्योंकि वो उद्गार निकलते हैं। आज जनता के सामने खासतौर से अगर हम बोले, अगर आप हृदय से अगर आप बोले, तो क्या वजह थी, ये दोस्ती क्यों थी? ये सही है कि हमारी उनकी दोस्ती एक सगे भाई से भी ज्यादा थी, और उम्मीद भी नहीं करते थे कि हम मुलायम सिंह कभी जिंदगी में अलग होंगे। हम जो सोचते हैं तो हमें अपनी गलती बहुत कम मिलती है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आज बड़े समुद्र में आप हैं, कांग्रेस पार्टी एक बड़ा समुद्र है, वहां पे आप हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े समुद्र में एक छोटे कलाकार की भूमिका और छोटे तालाब में बड़े एक बड़ा रोल मिल रहा था, उसमें कोई फर्क आपको लगता है? ये है हम जितना संतुष्ट कांग्रेस में हैं, इतना संतुष्ट हम चौधरी चरण सिंह के साथ थे, मुलायम सिंह के साथ कभी नहीं था संतुष्ट है। चौधरी चरण सिंह के साथ थे तो कार्यकर्ताओं को सम्मान था हमारे लिए पूरा, हमने इनको पूरा सम्मान दिया, इन कार्यकर्ताओं में विभाजन करना शुरू कर दिया था। देखिए खास बात केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के साथ इस रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। एआईसीसी की बैठक में पीएम मनमोहन सिंह ने संबोधन कर गिनाई यूपीए की खूबियां, खामियों को भी रखा सामने, कहा राहुल गांधी के नेतृत्व में जीतेगी कांग्रेस। कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में बोले राहुल, महिलाओं को 9 की जगह मिले 12 सिलेंडर, साथ ही कहा विपक्ष की मार्केटिंग भी शानदार, गंजों को बेच रही हैं कंघी।
मोदी पर मणिशंकर अय्यर का निशाना, कहा मोदी पीएम पद के लायक नहीं है, अगर चाय बेचना चाहते हैं तो हम जगह दे देंगे। बीजेपी ने मणिशंकर अय्यर के बयान पर काटा हंगामा। बीजेपी पर छाया आम आदमी का असर, दिल्ली में पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक जारी, चुनावी रणनीति पर महामंथन, आम आदमी को ध्यान में रखकर तय की जा रही है नीति। और बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा सुचित्रा सेन का कोलकाता में निधन, पिछले काफी दिनों से अस्पताल में भर्ती थी सुचित्रा। 83 साल की सुचित्रा के निधन पर शोक में डूबा बॉलीवुड। नमस्कार, बेबाक बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। आज कांग्रेस की एआईसीसी की बैठक में राहुल गांधी खूब गरजे और बैठकों में यह घोषणा हुई कि कांग्रेस के चुनाव अभियान का नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे। इस घोषणा के बाद राहुल गांधी ने लोकसभा चुनावों के लिए बिगुल बजा दिया और बैठक में बोलते हुए उन्होंने यूपीए की उपलब्धियों से भी बात शुरू की और उनकी आवाज भी पहले के मुकाबले ज्यादा तेज और तल्ख थी। लेकिन राहुल की गर्जना में कितना दम है, कांग्रेस की नैया क्या वो पार लगा पाएंगे, हमारी बहस का मुद्दा आज यही है। तो कांग्रेस ने आज यह ऐलान तो कर दिया कि राहुल पीएम पद के उम्मीदवार नहीं होंगे, लेकिन सभी के मन में यह सवाल है कि राहुल क्यों आखिर पीएम पद के उम्मीदवार नहीं बनाए गए। कांग्रेस ने क्यों यह फैसला लिया, क्या मजबूरी थी और कितना यह जरूरी था। देखिए पहले यह रिपोर्ट, बातचीत करेंगे। राहुल क्यों नहीं बनेंगे पीएम पद के उम्मीदवार? कांग्रेस ने क्यों लिया ये फैसला? क्या कांग्रेस के युवराज नहीं बनेंगे पीएम? कांग्रेस की पीएम पद के उम्मीदवार के नाम पर सुर्खियों में कई नाम सामने आए। लेकिन आखिरकार सुई राहुल पर जाकर अटक गई थी। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस ने राहुल को पीएम उम्मीदवार न घोषित करने का फैसला ले डाला? अब आपने तो खुद सोनिया गांधी के मुंह से भी उनका ये फैसला सुन ही लिया है। लेकिन ये तो तय हो ही गया है कि राहुल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे। लेकिन सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने ये फैसला काफी सोच समझ कर लिया है, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भारी हार के बाद राहुल की छवि को जनता के सामने बनाए रखने के लिए कांग्रेस का ये फैसला जरूरी था, जिससे स्थायी तौर पर पहुंचने वाले नुकसान से बच जाएंगे राहुल। और खासकर तब जब उन्हें जोरदार टक्कर देने के लिए उनके सामने खड़े हैं बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक कहे जाने वाले नरेंद्र मोदी, जो कि कई मायनों में उन पर भारी हैं। सूत्रों का तो ये भी मानना है कि अगर राहुल लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करते हैं तो उनका पीएम बनना तो तय है ही, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर राहुल हार जाते हैं तो जनता में उनकी हार की भरपाई कर पाना हो जाएगा मुश्किल। और असल बात तो ये भी है कि कांग्रेस अभी ये भी तय नहीं कर पाई है कि असल में चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जाए, क्योंकि भ्रष्टाचार और विकास को उनके विरोधी मुद्दा बना चुके हैं। हालांकि इन मुद्दों की मजबूत काट भी अभी कांग्रेस को तलाशनी है। ऐसे में राहुल को पीएम उम्मीदवार बनाने से उनकी चुनौती बढ़ ही जाती।
इन सब कारणों के अलावा एक मजबूत वजह तो ये भी है कि अब तक राहुल को जो जिम्मेदारी दी गई थी उन पर भी वो पूरी तरह से खरे नहीं उतर पाए हैं। फिलहाल और भी ऐसे कई सवालात हैं जिनका जवाब समय की गर्भ में है। हम तो सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं। मनु लखोत्रा की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की परंपरा नहीं है। क्या कुछ कहा उन्होंने, पहले सुनिए, बातचीत करेंगे। अपनी एक खूबी हमने कभी नहीं छोड़ी और वह खूबी है अपने को हमेशा जीवंत बनाए रखना और बदलती हुई परिस्थितियों में जोरदार तरीके से आगे बढ़ना। एक और भावना जिसने हमेशा हमारा साथ दिया है और वह है हमारी लड़ने की हिम्मत। जी, तो एआईसीसी की बैठक में दरअसल नजर जिस बात पर थी वो ये थी कि आखिर कांग्रेस की रणनीति क्या होती है और किन रणनीतियों के तहत इस बैठक के बाद कांग्रेस सामने आएगी, क्योंकि माना यह जा रहा था कि ये चेहरा बदलने की कवायद है। राहुल गांधी जिस तरह से बोले वो काफी मायने रखता है। उनकी बातों में जो कुछ बातें समझ में आई वो कांग्रेस के आगे की दिशा और दशा दोनों तय करेगी। और ये पार्टी ने फैसला कर लिया है कि अब अगले चुनाव की अगुवाई राहुल ही करेंगे। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बासिक सिंह राणा जी मौजूद हैं, बीजेपी नेता, साथ ही संदीप दुबे जी आम आदमी पार्टी नेता हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही हमारे वरिष्ठ सहयोगी यूसुफ अंसारी बातचीत के लिए बेबाक बहस में मौजूद हैं। शुरुआत करूंगा संदीप जी आपसे। बधाई हो पहले जेडीयू से आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के लिए, क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश में जो लड़ाई है, विभिन्न विभिन्न मंचों पे काम करने वाले लोगों को अब एक मंच पे आके काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये मुद्दा भाजपा और कांग्रेस दोनों जो बड़ी पार्टियां इस देश की जो व्यवस्था परिवर्तन की बड़ी बड़ी बातें करती हैं और आम जनता से छल कपट करती हैं, तो इनसे जनता को छुटकारा दिलाने के लिए जरूरी है कि आम आदमी सब एक साथ इकट्ठा हो, है ना, और मिलके हम सब लोग मिलके काम करें। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है आज देश के सामने वो महंगाई और भ्रष्टाचार है, और इन दोनों मुद्दों पे ये दोनों बड़ी पार्टियां कन्नी काट रही हैं। इनकी लड़ाई ये है कि ये कभी मोदी जी को ले आती हैं, कभी राहुल जी को ले आते हैं, और ये लोग मोदी वर्सेस राहुल और सांप्रदायिकता वर्सेस गैर सांप्रदायिकता की जो राजनीति शुरू हुई है भारत में, इससे जब तक इस देश को निजात नहीं मिलेगा और आम आदमी जब तक खड़ा नहीं होगा तो हम भाईचारे की राजनीति नहीं कर सकते। और आज जरूरी है कि वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी जाति धर्म की जो नौजवान पीढ़ियां हैं वो अब इन सब बहकाव में नहीं आना चाहती, वो एक साथ इकट्ठा होकर संघर्ष करना चाहती हैं। ठीक है, जिन जिन बातों का जिक्र राहुल गांधी ने किया, लगता है कि वो आम आदमी से जुड़े हुए हैं, और कांग्रेस की जो स्थिति है, क्या आम आदमी राहुल गांधी की ये बातें समझ पाएगा? देखिए, आम आदमी कहाँ राहुल जी की बात समझ रहा है। मैं तो अभी अमेठी गया था, वहां से कुमार विश्वास जी लड़ रहे हैं हमारी पार्टी के। मैंने देखा कि वहां पे इतनी ज्यादा लोगों में गुस्सा है इस सरकार के प्रति, कांग्रेस के प्रति। वहां कुछ विकास ही नहीं हुआ, इतनी गरीबी है, वहां अभी भी झोपड़ियों की स्थिति जाके देखिए। तो हमें लगता है कि आम आदमी आज बहुत गुस्से में है, और आम आदमी को एक संभावनाएं दिखी है स्वराज की परिकल्पना के साथ, क्योंकि ये तो गांधी की पार्टी थी। ये लोग कहते हैं कि गांधी जी की पार्टी हमारी है, लेकिन ये लोग गांधी और गांधी की विचारधारा को तो भूल गए। इन्होंने कभी स्वराज की परिकल्पना के साथ इस भारत में राजनीति नहीं करी, और आज जब अरविंद जी के नेतृत्व में ये काम हो रहा है, स्वराज पे काम हो रहा है, तो दोनों पार्टियों के पेट में बहुत ही दर्द है, क्योंकि एक अच्छी बात जहां निकल रही है वो लोग नहीं चाहते कि अच्छी बात इस देश में कहीं बहुत आगे बढ़े। चलिए बासिक जी के पास जाऊं, इससे पहले हमारे वरिष्ठ सहयोगी यूसुफ जी हमारे साथ हैं। यूसुफ जी, क्या लगता है, जिन जिन बातों पर पहले से ये संदेह जताया जा रहा था कि पीएम कैंडिडेट पर चर्चा होगी, ऐलान होने की बात जब आई तो कल ये बात सामने आई कि पीएम कैंडिडेट ऐलान नहीं होगा, संविधान का हवाला दिया गया कांग्रेस की तरफ से कि ये हमारे कल्चर में नहीं है। ये सिर्फ कल्चर का मसला है या फिर मजबूरी है? अभी नहीं राजीव, ये कल्चर मजबूरी नहीं है। हाँ। दरअसल ये सारे कयास जो लग रहे थे वो हम लोगों की तरफ से कयास लग रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने, मुझे बता दीजिए, चुनाव से 1952 का पहला चुनाव हुआ है और अब 15 बार चुनाव हो चुके हैं, 16वीं लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। कांग्रेस ने कब किसी को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा है? कांग्रेस ने कब कहा कि था हमारा प्रधानमंत्री ये होगा? ठीक।
जो प्रधानमंत्री हैं, मान लीजिए नेहरू प्रधानमंत्री थे तो 3 चुनाव नेहरू के सामने हुए, 52 का हुआ, 57 का हुआ और 62 का हुआ, तो क्लियर था कि नेहरू है तो नेहरू रहेंगे जी। तो कांग्रेस की ये कल्चर कभी नहीं रहा। ये कांग्रेस को ये बात ऑन रिकॉर्ड कहनी पड़ी, जो कांग्रेस के नेता बार बार कहते थे ये बात, लेकिन पार्टी में एक मांग थी, जबरदस्त मांग थी, आज भी मांग उठी पूरे सेशन में, अलग अलग लोगों ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस जो संविधान में जो तरीका है हमारे यहाँ के चुने हुए सांसद ही नेता चुनते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, या विधायक होते चुनते हैं। बहरहाल बीजेपी इस परंपरा को आगे, बीजेपी का हमेशा रहा शुरू से कि बीजेपी चाहती है कि देश में एक ऐसा डेमोक्रेटिक सिस्टम बने जिसमें प्रधानमंत्री सीधे चुना जाए। बीजेपी की अपनी आइडियोलॉजी ये है, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनसंघ के जमाने से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हुआ करते थे और वो लगातार रहे। और जब वाजपेयी 98 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने संविधान समीक्षा आयोग बनाया था, जिसमें यह था कि इस परिपाटी को बदल के अमेरिकन सिस्टम जो चुनाव का है वो लागू किया जाए। बहरहाल वो वेंकट चलैया जी के नेतृत्व में संविधान समीक्षा आयोग बना, उसकी रिपोर्ट आई और फिर वो रद्दी की टोकरी में चली गई, उस पर किसी ने आगे कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। लेकिन कांग्रेस का ये शुरू से रहा है कि हम प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, शुरू से ये बात क्लियर थी। ठीक है, क्या इसमें ये है यूसुफ जी की ये डर है कांग्रेस के अंदर कि अगर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाता राहुल गांधी को तो वो तुलना होने लगती उनकी नरेंद्र मोदी से, और उसमें वो कमजोर साबित होते, ये तुलना तो अभी भी हो रही है और कमजोर साबित हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस के पास विकल्प नहीं है, कांग्रेस के पास विकल्प नहीं है। राहुल के अलावा कोई दूसरा आदमी ऐसा नहीं है जो शख्सियत, हालांकि मैं कहूं एक पत्रकार होने के नाते, एक इस देश का आम नागरिक होने के नाते, मैं मानता हूं कि 2014 का जो लोकसभा चुनाव हो रहा है वो शख्सियत के बीच एक जंग हो रही है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ठीक है, मोदी बनेंगे, राहुल बनेंगे या केजरीवाल बनेंगे, मुद्दों की बात नहीं हो रही है। तो शख्सियत की जंग के बीच मुद्दे कहीं गौड़ हो रहे हैं, जबकि मुद्दे बात का जिक्र राहुल गांधी ने भी कहा कि पैकेजिंग की जो राजनीति हो रही है उसमें मुद्दे जो है वो छूट रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगा, वासिक सिंह जी हमारे साथ हैं। क्या लगता है आपको वासिक सिंह जी, जो कुछ बातें निकल कर आई इसमें, क्या वो कांग्रेस इसके सहारे चुनाव में जाएगी तो उसको वो आम आदमी, जिस आम आदमी के एक बार फिर से खोज में वो लगी है कि जहां से उसका कनेक्शन कट गया है, वो कामयाब हो पाएंगे? दरअसल चुनाव से पहले, जो 4 चुनाव हुए इनसे पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने के विदेश से आते में ये कहा था कि अगले जो हमारे नेता रहेंगे वो राहुल जी रहेंगे, मैं उनके नेतृत्व में काम करूंगा। और उनकी जब मंशा यही थी कि प्रधानमंत्री हमारे अगले इनको राहुल जी को डिक्लेयर कर दिया जाए। पर पिछले 4 चुनावों में जो बुरी तरह से जो हार है, उससे उनको लगा कि इस तरह से कि इनके पास तो एक मोहरा बचा है, अगर उसी को बुरी तरह सामने फेल कर लिया तो राजनीति कांग्रेस की बहुत संकट में पड़ जाएगी। ठीक। और उनके ही एक सहयोगी जो आम पार्टी है, उन्होंने अभी माननीय केजरीवाल जी ने कहा था कि कांग्रेस तो लड़ाई में ही नहीं है। जो पार्टी कल अभी 1 साल पहले बनी है, उसका ये मानना है कि कांग्रेस कोई लड़ाई में नहीं है। इस तरह का बयान उनकी एक सहयोगी पार्टी से आया है। तो मुझे नहीं लगता कि इस सब चीज को, परिस्थितियों को देखते हुए कांग्रेस ये हिम्मत कर पाए कि राहुल जी को प्रधानमंत्री पद आपके लिए आप, हाँ, ये मतलब आप बार बार ये कोशिश करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जब थे तब भी ये बात आई थी कि साहब कांग्रेस प्रोजेक्ट करे, हमारे मुकाबले का कौन है। ये आपकी राजनीति है और कांग्रेस की राजनीति है। माफ करना, कांग्रेस लगातार ये दबाव बनाती रही है जब तक मोदी जी निकले नहीं है। तो वो आप बयान याद करो कि ये बात उठती रही है बीजेपी कांग्रेस की तरफ से कि आप अगर करें, माफ करना यूसुफ भाई, आपने देखा होगा इतना कांग्रेस ने बहुत दबाव क्यों बनाया भाई, जब वो खुद दूसरी पार्टी से तो उम्मीद करती है कि वो अपना नेता डिक्लेयर करे, क्योंकि बीजेपी के अंदर आप चुनाव लड़ोगे, क्योंकि बीजेपी की परंपरा रही है। नहीं, हार के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी यूसुफ जी, जब हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, सोनिया गांधी जी ने भी ये बात कही थी। राहुल गांधी, सोनिया गांधी जब सामने आए थे मीडिया के, सोनिया गांधी ने ये बात कही थी कि समय आने पर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान होगा। हाँ, समय आने पर होगा, ये बात बिल्कुल कही थी उन्होंने। तो यानी कि चुनाव के बाद का समय होगा, हो गया ऐलान कि हमें नहीं करना प्रोजेक्ट, फैसला हुआ, क्या हुआ कि नहीं करना तो नहीं करना, उनकी पार्टी है, वो जो फैसला करें। जी, उनकी पार्टी। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर सुब्रो कमल दत्ता जी जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए, उनके पास चलेंगे। दत्ता साहब, क्या लगता है आज राहुल गांधी ने जिस
यंग मैन की तरह एक बार फिर वो दिखाई पड़े पूरे जोशो खरोश में। जो बातें कही उन्होंने, जो मुद्दे उठाए, वो कांग्रेस की कायाकल्प के लिए काफी है। मैं समझता हूं कि जितने सारे मुद्दे आज राहुल गांधी जी ने उठाई हैं अपने बातों में, अपने भाषण में, उसको अगर आकलन करना है तो कई सारे मुद्दे हैं जो संगठनिक था, कई सारे मुद्दे हैं जो देश के परिपक्ष में था, और कटाक्ष भी उन्होंने विपक्ष पे भी किया है तथ्यों के आधार पे। आज पहली बार मुझे राहुल गांधी जी के भाषण से 3-4 चीजें देखने को मिला है। एक तो है कि राजनीतिक अनुभव के बारे में, जिसको लगातार प्रश्न लगाया गया था कि राजनीतिक अनुभव नहीं है और मैदान से भागना चाहते हैं, शायद उस चीज को आज उन्होंने क्लियर कर दिया है कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसी जिम्मेदारी को निष्ठा के साथ निभाने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे मुझे राहुल गांधी में आज फिलोसॉफिकल राहुल गांधी भी दिखाई दिया, स्टेट्समैन वाला राहुल गांधी भी दिखाई दिया, उसके साथ साथ एक जुझारू यंग एंग्री मैन भी दिखाई दिया। और सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं पे जिन सब चीजों के चलते इतना ज्यादा विवाद हो रहा था और जिन सब चीजों के चलते आम जनता के अंदर इतना हताशी थी गवर्नेंस को लेके, वो भी उन्होंने एक्सेप्ट किया है और उन्होंने माना है कि सरकार की कमी रही है, चाहे प्रेजेंट सरकार की कमी हो या फिर उससे पहले की सरकार की कमी हो। उन्होंने एक सिस्टमेटिक परिवर्तन की बात उन्होंने की है और कहा है कि यह सिस्टमेटिक परिवर्तन तभी हो सकता है जब सब पार्टी इस पे भागीदार हो और एक देश के हित में सोचे चीजों को लेकर। दूसरी बात, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे इनडायरेक्टली उन्होंने मैसेज भी पहुंचाने की कोशिश की है कि ये जो उदारीकरण का जो नीति है, जो एक आग बंद करने वाला नीति है, जिसके चलते लोग इतना ज्यादा वंचित हो गए हैं आर्थिक दृष्टिकोण से, उस पे पुनः सोच की बहुत आवश्यकता है। और उसी पे स्पेशली 2 चीजों का उन्होंने पहल किया है। एक तो है कि बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को लेकर जो उन्होंने बात कही है, और उसके बाद जो अबव पॉवर्टी लाइन, जो मतलब कि मध्यम वर्ग के नहीं है, उनके जो बेसिक जो इश्यूज है जिसके चलते वो लोग लगातार कमजोर हो रहे आर्थिक दृष्टिकोण से, उसको कैसे एड्रेस करना है और उसको किस तरह से उन सब चीजों का समाधान निकालना है। ठीक है दत्ता साहब, लेकिन इन बातों के बाद क्या लगता है कि कांग्रेस के जिन चीजों पर हम बात कर रहे हैं, खासकर कि राहुल गांधी जी का ये बयान, कांग्रेस की इस मीटिंग में जो कुछ निकल करके अब सामने आया है, जिसके सहारे अब पार्टी चुनाव में जाएगी, वो कितना कारगर साबित होगी? क्या ये काफी होगा? क्या राहुल गांधी की इन बातों पर वो विश्वास जाग पाएगा आम आदमी का? जहां विश्वास की जहां बात आती है, वो तो 2014 का चुनाव का नतीजा तय करेगा कि किस पार्टी पे लोगों की कितनी विश्वास है। पर हाँ, ये जरूर है कि जहां पे लग रहा था कि कांग्रेस बिल्कुल सीन में नहीं है 2014 के चुनाव को लेके, और हाल ही में जो करारी हार हुआ है असेंबली इलेक्शन पे, उसके बाद जो एक मायूसी और हताशी जो थी कांग्रेस के अंदर, वो कहीं ना कहीं आज दूर करने में काफी हद तक कामयाब हुए हैं। और अपेक्षित ये है कि भाजपा की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी कल और परसों जो होगा, और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी का जो भाषण होगा और किस तरह से जवाब देते हैं राहुल गांधी के भाषण का मुद्दों के आधार पे और तथ्यों के आधार पे, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। और मैं समझता हूं कि उसके बाद ही हमारे देश के राजनीति में एक अजीब तरह का, मतलब एक राजनीतिक आकलन और एक राजनीतिक चीजें हो सकती ठीक है। हाँ, मैं संदीप जी के पास जाऊं, इससे पहले यूसुफ जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस बात की एक और जिक्र हो रही है कि कांग्रेस की इस बैठक में कोई मुद्दा निकलकर सामने नहीं आया, जिस मुद्दे के सहारे कांग्रेस जाए और आम आदमी को, जिस आम आदमी की बात कांग्रेस कर रही है, उसको भरोसा दिला पाए कि हाँ कांग्रेस अब आपकी ये लड़ाई लड़ने वाली है। ठीक है, कई मुद्दों का जिक्र भले ही वो राहुल गांधी ने किया, ऐसी बात नहीं है। इस अधिवेशन के जरिए कांग्रेस ने कई संदेश दिए हैं। कांग्रेस परिपाटी बदलने को तैयार है। ठीक है, कांग्रेस ने आज जो नौजवानों को बोलने का मौका दिया इतने बड़े मंच पर, वो एक बड़ी बात थी। और नौजवानों में 2-3 लोग बहुत अच्छा बोले, उम्मीद जगाने वाले भाषण रहे, चाहे वो अशोक गहलोत का रहा हो, अशोक तंवर का रहा हो, रागिनी नाइक जो कांग्रेस की उभरती हुई नेता हैं, वो बहुत अच्छा उन्होंने आज भाषण दिया और बहुत उम्मीदें जगाई, तालियां बहुत बटोरी। मीनाक्षी नटराजन आज बहुत अच्छा बोली। कुल मिलाकर के कांग्रेस ने ये एक साफ संकेत दे दिया है कि बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ जो नौजवान जोश है, तजुर्बे के साथ जोश का एक जो कॉम्बिनेशन दिया है, वो बहुत गजब की बात है। क्योंकि आम आदमी सामने है,
युवा सामने है, नरेंद्र मोदी के पीछे युवा दीवाना हो रहा है। तमाम मुद्दों को देखते हुए मुझे लगता है कि कांग्रेस ने राहुल गांधी की पूरी टीम जो उन्होंने खड़ी की है आगे कर दिया है। राहुल गांधी ने 4 साल पहले इसी मंच से एक आह्वान किया था कि आप लोग आइए, हम आपको राजनीति में हिस्सेदारी दिलाएंगे। तब काफी लोगों ने मजाक उड़ाई थी, इवन की हमने भी कहा था कि कहाँ दिलाएंगे, क्योंकि आपकी टीम में पूरे वही जितिन प्रसाद हैं, राजेश पायलट के बेटे हैं, मुरली देवड़ा के बेटे हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें तो अशोक तंवर, मीनाक्षी नटराजन, ये 2 ऐसे सांसद हैं जो बिल्कुल आम परिवारों से आते हैं। इनको टिकट दिया पार्टी ने, पैसा खर्च करने को दिया और वो जीत कर आए। मीनाक्षी नटराजन ने तो जो पैसा मिला था उसमें से जो बचा था वो भी वापस पार्टी को कर दिया था। ये हम लोगों को अच्छी तरह याद है 2009 की बात। तो आज वो तमाम जो अलग अलग क्षेत्रों से यूथ कांग्रेस में या एनएसयूआई में संगठन में जो लोग जीत कर आए हैं उनको काफी मौका दिया गया। तो कांग्रेस आज ये कोशिश की है कि जो आम आदमी पार्टी प्रयोग कर रही है, जो बीजेपी प्रयोग कर रही है, वो प्रयोग कांग्रेस में ऑलरेडी चल रहा है। मकसद सिर्फ उसको सामने लाने की जरूरत है, ये मैसेज देने में और धार देने का है। जी। दूसरी बात, जिन मुद्दों पर लोकसभा चुनाव अब लड़ा जाएगा या लड़ा जाना चाहिए, उन मुद्दों पर सारी बात आ गई है। महिला आरक्षण की खुलकर राहुल गांधी ने वकालत कर दी है महिलाओं को रिझाने के लिए, और हो सकता है कि अगले सेशन में जो 5-6 दिन का होगा महिला आरक्षण विधेयक पास हो जाए, हो सकता है, अभी गारंटी नहीं कह सकते। उसके अलावा जो 3 सिलेंडर उन्होंने और मांग लिए महिलाओं के लिए, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक आम आदमी से जो एक कनेक्शन टूट गया था उसे रिकनेक्ट करने की कोशिश की है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की कोशिश की है। इसमें राहुल गांधी आज कामयाब हुए हैं, जैसे कि एसके दत्ता ने भी इस बात को माना है। ठीक है। मैं बासिक सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी को भी निशाने पर लिया राहुल गांधी ने, ये कहा कि कुछ लोग मार्केटिंग बड़ी शानदार करते हैं, गंजे को कंघा बेच रहे हैं, गंजे को भी कंघी बेच रहे हैं। आप लोग गंजे को कंघी बेच रहे हैं। देखिए, आज जो राहुल जी जो भी कुछ बोले, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 10 साल में तो इन्होंने कुछ किया नहीं, और इनकी कथनी और करनी में हमेशा बड़ा फर्क रहा है। किसी गरीब लेडी के घर जाना, उसके यहाँ खाना खाना, उसके बाद वो भूखी मर रही है, उसके घर वाले की नौकरी छूट गई है, वो कहाँ गई है, उसको कभी फॉलोअप नहीं करते। कोई भी मुद्दा इनका रहा हो, सिर्फ मुद्दे उछालते हैं, उन मुद्दों पर कार्यान्वित करने का इनका कोई इरादा न कभी था न है। और आज जिस तरह की बात इन्होंने की है, मैं मानता हूँ बड़े जोश में भाषण दिया है, पर जोश से देश नहीं चलता। यहाँ 80% लोग गांव में रहते हैं, किसान आदमी हैं। उस मुद्दे पर ये कुछ नहीं बोले। हमारा जो काला धन है सारा विदेश में फंसा हुआ है, लोग ने यहाँ से ट्रांसफर किया है, बेईमान लोगों का सब पैसा वहाँ है, उस विषय पे ये नहीं बोले। और ये महंगाई 3 महीने में कम करने की बात बोल रहे हैं। 10 साल से नहीं इन्होंने इस बारे में सोचा, अब 3 महीने क्योंकि चुनाव आ रहे हैं तो महंगाई इनको कम करनी पड़ेगी। भ्रष्टाचार में पूरी सरकार, प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री सब लिप्त है। उस मुद्दे पर कोई नहीं बोले, तो आज इनकी बातों पर कौन यकीन करेगा कि चुनाव, अगले चुनाव में तो हारने वाले हैं। इनका नहीं, एक बात तो उन्होंने मान ली कि मार्केटिंग में आप शानदार हैं। मार्केटिंग में आप शानदार है भाई। आप बीजेपी के मुंह से भ्रष्टाचार की बातें तो बड़ी अजीब लगती हैं। अभी येदियुरप्पा को उन्होंने वापस ले लिया है, जो जेल जा चुके हैं। उस पे कौन से भ्रष्टाचार? देखिए, नंबर 1 तो वो बात तो जग जाहिर है। फिर वो 17 मंत्री, आपके कर्नाटक में 17 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा था। बीजेपी ने आपके पार्टी के अध्यक्ष आपके 1 लाख रुपए लेते हुए कैमरे पर पकड़े गए, जेल जाना पड़ा। पार्टी ने कभी नहीं निकाला, स्वयं गए और वो स्वयं आए हैं, और ना ही आज तक उन पे इस तरह का कोई आरोप लिया तो आप ही ने है ना। ठीक है, बात वो नहीं है, तरीके की बात हो रहा है, तरीके की बात नहीं है, बात हो रही है उन व्यक्ति की। करप्शन के मामले में, मैं संदीप जी आपके पास, करप्शन के मामले में बीजेपी का कांग्रेस पर अगर आरोप की बात करें तो मुझे एक मुहावरा याद आता है, छलनी बोली सुई से तेरे पेट में छेद। गलत यूसुफ भाई, सारा भ्रष्टाचार से भरी हुई है कांग्रेस। इसके साहब के पास भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी पर आपको आरोप लगा, आज तक पूरी सरकार, कम से कम इतने भी तो आपको खुश होना है ना। इंतजार कीजिए, वो भी सामने आने वाले हैं, बहुत सारी चीजें हैं। पूरी सीबीआई सारे वहां भी किसान परेशान है कि वहां भी जबरदस्ती जमीन किसान को हर जगह वैसे ही दे दी गई है वहां पर। सारी जब से मोदी का राज है, पूरी कांग्रेस और सीबीआई वहाँ हर चीज पे जांच पे लगी हुई है। आज तक कोई 10 साल में हाथ नहीं लगा। 10 साल में लोकायुक्त तो नहीं बनाया फिर आपने, तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। चलिए संदीप जी आपके पास आना चाहूंगा, इसके एसके दत्ता साहब के पास जाऊंगा आपके बाद। आपको भी उस चीज में
जिक्र किया राहुल गांधी ने, जिस मार्केटिंग की बात की कि उन्होंने कुछ लोग हैं जो गंजे को कंघी बेच रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो हेयर कट दे रहे हैं। माना जा रहा है कि ये निशाना सीधा आम आदमी पार्टी पर है। इससे पहले प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि सड़कों पर कानून नहीं बना करते हैं। क्या लगता है इसको किस तरह से ले गया? राजीव भाई, हमें कमियां ढूंढने के बजाय अरविंद केजरीवाल के हौसले की दाद देनी चाहिए। कमियों की बात तो आप पार्टी के हौसले की दाद देनी चाहिए। ये वही लोग हैं जब जनता सड़कों पे थी तो इन्होंने चैलेंज किया कि भाई आप पार्टी बना के दिखाइए। जब पार्टी बन गई तो चैलेंज किया कि जीत के दिखाइए। जब जीत गए तो अब इनके सगुफे तरह तरह के हैं, क्योंकि पता इनको है कि जनता इनको नकार चुकी है। आज की डेट में अभी यूसुफ भाई जो बात कह रहे थे या दत्ता साहब बात कह रहे थे, ये पता नहीं क्या ऐसा एक दिन में इन्होंने कर दिया कि जादू की छड़ी घुमाई और ये आज कांग्रेस बिल्कुल भली दिखने लगी है, भली हो गई। साहब देखिए, साहब बात मेरी पूरी हो जाने दीजिए। जब आप बोल रहे थे मैं कुछ नहीं बोल रहा था। साहब देखिए, आज का युवा पीढ़ी ना मोदी जी के बहकाव में आने वाला है, बीजेपी के बहकाव में आने वाला, ना कांग्रेस के बहकाव में आने वाला। उसके कुछ छोटे छोटे मुद्दे हैं, उसकी छोटी छोटी समस्याएं हैं। उस समस्याओं पे जब तक पार्टियां ध्यान नहीं देंगी तब और उसके समाधान पे काम नहीं होगा, तब तक नई पीढ़ी निकल के उसके साथ नहीं जाएगी। और ये दोनों पार्टियां ना नई पीढ़ी को मौका देने को तैयार है। बातें तो नई पीढ़ी की होती है, वहां कौन सी नई पीढ़ी है? सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी, ये नई पीढ़ी का हुआ है। ऐसी तमाम पार्टियां देश में हैं जिनकी नई पीढ़ी के नाम पे उनके वंशज या उनके बेटे काम कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी इससे अछूती नहीं है, बीजेपी भी इससे अछूती नहीं है। देश की आधी से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी इससे अछूती नहीं है। आज ये वंशवाद के खिलाफ फिर लड़ाई लड़ने का समय है। नई पीढ़ी को इस लड़ाई में खुल के नई पीढ़ी सामने आ रही है और इसका संदेश पूरे देश में जा रहा है। आज भ्रष्टाचार समस्या है, आज कालाधन समस्या है, आज महंगाई बहुत बड़ी समस्या है। इसका समाधान कहां ये लोग लेके आ पा रहे हैं? संदीप भाई, आप लोग भी तो बुला रहे हैं दूसरे लोगों के, कांग्रेस के लोग आपकी पार्टी में आ रहे हैं, बड़े देखिए हमने किसी पार्टी को अपने यहाँ नहीं बुलाया। जो लोग भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, जो लड़ना चाहते हैं, वो एक साझा मंच पे आके काम करना चाहते हैं, वो किसी पार्टी के हों। देखिए ये तो मानना पड़ेगा ना कि हर पार्टी में अच्छे लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं उनका स्वागत होना चाहिए। इसके दत्ता साहब के पास चलूंगा, काफी देर से सुनने। और दत्ता साहब तो बिल्कुल आज कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं। इनको तो हमें लगता है कांग्रेस वाले जब सुन रहे हो तो इनको जवाब दूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। दत्ता साहब प्रवक्ता है कि नहीं ये वही बताएंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद बात को आगे बढ़ाएंगे। संभाल के, पोछा मारा अभी, आइए। वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसने सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं, पूरे देश को जोड़ेगा। ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची, किसानों के महान नेता, लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राहुल की गर्जना में कितना दम है, उसी की परख हम कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का पैनल मौजूद है। इससे पहले दरअसल बात को हम आगे बढ़ाएं, सुनिए कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था। अगर हमारा कार्यकर्ता लड़ रहा है
तो चुनाव कौन लड़ेगा? कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। चुनाव कौन लड़ेगा? चुनाव कौन लड़ेगा? चुनाव वो लड़ेगा जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी का इतिहास, कांग्रेस पार्टी है। और क्या कुछ कहता है राहुल गांधी का राजनीतिक सफर अभी तक का, देखिए, उस पर एक नजर डालिए, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। क्या कहता है राहुल का राजनीतिक सफर? अगर अब तक के राहुल के राजनीतिक सफर की ओर देखा जाए तो राहुल 2004 में अमेठी से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। 2007 में यूथ कांग्रेस और NSUI के इंचार्ज और महासचिव बने। संगठन के लिए खास चेहरे तलाशने का उनका अभियान फ्लॉप रहा। 2009 में अमेठी से दोबारा निर्वाचित हुए, लेकिन सरकार में हिस्सा नहीं बने। यूपी में कांग्रेस के प्रदर्शन में हुए सुधार का श्रेय राहुल को मिला। लोकसभा में उनकी उपस्थिति का रिकॉर्ड संतोषजनक नहीं रहा। 2011 में भट्टा पारसोल के किसानों के लिए मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों की जमीनों का हाईवे के लिए अधिग्रहण कर लिया गया। इस केस में राहुल गांधी को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2012 के यूपी विधानसभा के चुनावों में पार्टी के प्रमुख प्रचारक रहे, जिसमें पार्टी केवल 28 सीटें ही जीत सकी। 2013 में राहुल गांधी को कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया गया। 27 सितंबर 2013 को राहुल गांधी ने दागियों को बचाने वाले अध्यादेश पर की विवादास्पद टिप्पणी। 16 जनवरी 2014 कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। हालांकि राहुल को पार्टी की ओर से पीएम उम्मीदवार नहीं घोषित किया गया। हालांकि सोनिया गांधी ने अपने भाषण में ये साफ तो कर ही दिया है कि राहुल नहीं होंगे कांग्रेस के पीएम पद के उम्मीदवार। वो केवल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व ही करेंगे। अब देखना ये है कि कांग्रेस का ये फैसला कितना सही है और कितना है गलत। अब ये तो वक्त ही बताएगा। मनु लखोत्रा की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। आखिर राहुल गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित किया गया? क्या इसके पीछे कांग्रेस को कोई डर था? क्या राहुल जनता में अपना प्रभाव नहीं जमा पाते? क्या कुछ वजह है? उस पर एक नजर डालिए, उसके बाद बातचीत करेंगे। आखिर क्यों राहुल को पीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया? क्या कहता है राहुल का रिपोर्ट कार्ड? अगर राहुल के अब तक के रिपोर्ट कार्ड के बारे में बातचीत की जाए तो कुछ इस तरह है राहुल का रिपोर्ट कार्ड। राहुल ने 2004 में पहला लोकसभा चुनाव अमेठी से लड़ा। 2007 में पार्टी ने उन्हें महासचिव बनाया। 2009 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने उत्तर प्रदेश में 100 रैलियां की। कांग्रेस पार्टी ने वहां 21 सीटें जीती। 2004 की तुलना में कांग्रेस को 12 सीटें मिली। 15वीं लोकसभा में कांग्रेस महासचिव राहुल की हाजिरी महज 43% रही। उन्होंने एक भी सवाल नहीं पूछा। 14वीं लोकसभा में उनकी हाजिरी 63% रही। उन्होंने 5 बार बहस में हिस्सा लिया था और 3 बार सवाल पूछे थे, जिस वजह से वो अपना प्रभाव जनता पर नहीं डाल सके, जिस वजह से नहीं दिखा राहुल का ज्यादा असर। राहुल गांधी ने 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने 200 रैलियां की। खुद अपने लोकसभा क्षेत्र की 15 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने सिर्फ 2 पर जीत दर्ज की। यूपी की कुल सीटों में से कांग्रेस सिर्फ 28 पर ही जीत दर्ज कर पाई। 2007 विधानसभा चुनाव की तुलना में राहुल गांधी को सिर्फ 6 सीटें ज्यादा मिली और सीटों की संख्या भी कम हो गई। 2013 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में हुए विधानसभा चुनावों में राहुल गांधी का सक्सेस रेट 25% रहा। राहुल गांधी ने 4 राज्यों में 11 दिन में 17 रैलियां की और 110 सीटों तक पहुंचे। सबसे ज्यादा 4 दिन मध्य प्रदेश में रहे। ये तो था राहुल का रिपोर्ट कार्ड, जिस वजह से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2013 में भी अपना जादू नहीं चला पाए राहुल। मनु लखोत्रा की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज।
चलिए तो बातचीत को हम वहीं से बढ़ाएंगे सीधा इसके दत्ता साहब के पास चलना चाहूंगा। इसके दत्ता जी, संदीप दुबे कह रहे थे कि आज आप कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं। संदीप दुबे जी से जरा पूछिए कि कितने बार और पार्टी हॉपिंग करेंगे। जेडीयू से आम आदमी पार्टी से हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल, फिर हो सकता है भाजपा में चले जाए और फिर हो सकता है कि संन्यास ले ले। जो संगठन कांग्रेस के दत्ता साहब आपको पूरी बात बताएं, सुनिए। जो संगठन कांग्रेस के गोद में बैठ के सत्ता चला रही है, शोभा नहीं देता है किसी इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट पे आरोप लगाना, नीतिहीन आधार पे राजनीति में आ जाना और उसके बाद बिना नीति के सत्ता नहीं चलता है। इसीलिए बरसाती मेंढक की तरह तितर बितर हो रहे और हर दिन रेबेलियन की गूंज आ रही है। और यही होता है जब पिपली लाइव दर्शाया जाता है मीडिया के सामने। ये कोई टीआरपी का खेल नहीं है राजनीति। इसलिए गवर्नेंस पे बात कीजिए, नीति पे बात कीजिए और चीजों को बताइए। आपके पास वैकल्पिक चीजें क्या है? विदेश नीति को लेकर कौन सा आधार है? गांधी का स्वराज है, गांधी का स्वराज दत्ता साहब, जिसको आप लोगों ने कुचल दिया इस भारत में। आप जैसे राजनीतिक विश्लेषक नई नई परंपरा स्थापित करते हैं। उसके बाद आप लोगों ने इस गांधी की आराम से दर्शक सुन रहे हैं, मंच नहीं है। देखिए ये दो लोगों का मंच नहीं है, ये दो लोगों का मंच नहीं है, ये दो लोगों का मंच नहीं है। दर्शक देख रहे हैं, बुद्धिजीवी वर्ग देख रहा है। ठीक है दत्ता साहब, बोलने से पहले सोच समझ के बोलिए आप। ठीक है दत्ता साहब, मैं आपके पास आऊंगा। यूसुफ जी आपके पास आना चाहूंगा। इस तरह इस बहस को किस दिशा में ले जाया जाए? जिस तरह से अगर बातें हो रही, आम आदमी पार्टी का अपना राग है, दूसरी पार्टियों का अपना राग है। अब मैं इस सवाल पे आना चाहूंगा कि जो हाल का परफॉर्मेंस राहुल गांधी का रहा है, वो जो 4-5 राज्यों के जो नतीजे आए खासकर, उसके बाद इससे पहले का भी जो रिपोर्ट कार्ड राहुल का रहा है, उसको देखते हुए अब राहुल की अगुवाई में जिस तरह से कांग्रेस जा रही है, क्या उम्मीद करेगी कांग्रेस और क्या स्थिति बनती है? ये कांग्रेस राहुल की अगुवाई में जरूर जा रही है, लेकिन राहुल की अगुवाई में कांग्रेस कोई क्रांति ले आएगी, 206 सीटों से बढ़ के 250 तक पहुंच जाएगी, ऐसा सोचना और इससे उम्मीद करना एकदम महज बचकानापन होगा। राहुल के लीडरशिप के अलावा कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, बात जहां तक है कांग्रेस का तीसरी बार सत्ता में आना केंद्र में हालात पे डिपेंड करेगा। सिर्फ कांग्रेस कितनी सीटें ले आती है, कांग्रेस के खुद के नेता मानते हैं कि साहब इस बार हम 100 भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस के जो सहयोगी दल है वो कितनी सीटें लाते हैं, आम आदमी पार्टी कितना वोट काटती है। देखिए जो 2014 का चुनाव होने जा रहा है वो एक अलग तरह का चुनाव होगा। ठीक है, जहां पर दो पार्टियां आइडियोलॉजी के आधार पे अपने अपने गठबंधन के सामने होंगी। कुछ और पार्टियां जो न इस खेमे में है ना उस खेमे में है, वो अपने राजनीतिक सोच, अपनी आइडियोलॉजी और अपने जातिगत समीकरणों के आधार पर सत्ता में होंगी। और एक नई नवेली पार्टी जिसने दिल्ली में सब कुछ हिला के रख दिया, सरकार बना ली, वो अपने प्रोग्राम के नाम, क्योंकि अभी नीति सामने नहीं आई आम आदमी पार्टी की, तमाम जो बड़े मुद्दे हैं, लोकसभा का चुनाव कोई नाली ठीक करा देंगे, खड़ंजा ठीक करा देंगे, उस पर लड़ जाने वाला नहीं है। वो नीतिगत मुद्दों पर होगा और नीति के लिए वो शायद ड्राफ्ट अभी बना रहे हैं, क्योंकि किसी भी नेता से जब बात होती है तो कहते हैं कि अभी हम किसी नीतिगत मामले में बात नहीं करेंगे। बहरहाल वो जो भी उनका डॉक्यूमेंट सामने आएगा, तो जब तक वो नीतिगत चीजें सामने नहीं आएंगी तब तक कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तो जोश में हर आदमी झाड़ू उठाए हाथ में घूम रहा है। अब वो झाड़ू किस पे फेरेगा ये अभी। ठीक है यूसुफ जी, एक कांग्रेस के अंदर आपने काफी करीब से कांग्रेस को देखा है, कांग्रेस को परखा है, उसकी नीति और दशा दिशा सब देखी है आपने। राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर कई नेता विरोध भी करते रहे। जयराम रमेश का बयान आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी बहुत बाद की सोचते हैं, चुनाव हमको अभी लड़ना है। तो जब अब राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस लड़ेगी चुनाव, किस तरह राहुल, माफ कीजिएगा, ये क्या विरोधाभास देखने को मिलेगा? कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर के कहीं कोई विरोध नहीं है, इसमें ये तो आप भूल जाइए। जयराम रमेश अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं और वो पार्टी में 2-4 नेता ऐसे होने भी चाहिए कि जो किसी मंच पर कम से कम कोई ऐसी बात कहे कि तालाब में पत्थर तो फेंके। तो जयराम रमेश जो बात कहते हैं वो कहते हैं राहुल गांधी बहुत आगे की सोचते हैं, लेकिन जब बात आती चुनाव जीतने की तो उस पर उनका दिमाग नहीं चलता है। ये बात वो कही, तो इसके अंदर कई विरोधाभास नहीं है। ना राहुल गांधी की काबिलियत पर कोई सवाल उठा रहा है, ना उनके विजन पर।
वो कहते हैं भाई दूर की अगर आदमी नहीं सोचेगा तो कैसे काम चलेगा, बात वहां है। ठीक है। लेकिन राहुल गांधी अकेले चुनावी नैया पार लगा देंगे ऐसा नहीं है। कांग्रेस के अंदर मैनेजर्स, पुराने जो पॉलिटिकल मैनेजर्स हैं उनको धीरे धीरे आगे लाया जा रहा है। पुराने जो लोग हैं उनके तजुर्बे का फायदा उठाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। आज की तारीख में अगर देखा जाए 2014 के चुनाव से 2-3 महीना पहले कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। वो चाहती है कि जो कुछ लूट चुका वो तो लूट ही चुका है, जो कुछ बच सकता है उसे बचा लिया जाए। ठीक है, वासिक जी आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी को जिस तरह से आड़े हाथों उन्होंने लिया, विपक्ष पे जिस तरह से निशाना साधा, हालांकि ये बात उन्होंने कही कि मार्केटिंग में आप आगे हैं, बीजेपी किस तरह की रणनीति के साथ आगे आएगी और जिन मुद्दों के साथ अब कांग्रेस सामने आ रही है, आज जो कुछ हुआ इस बैठक में, बीजेपी की क्या स्ट्रेटजी होगी? आज बीजेपी की भी बैठक हुई। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जहाँ तक राहुल जी की क्वालिटी हो या ना हो, वो अच्छे हैं या बुरे हैं, वो कहीं किसी चुनाव में फेल हुए हैं, पास हुए हैं, ये कोई महत्वपूर्ण ही नहीं है, क्योंकि वो गांधी परिवार है, उसी परिवार से नेता बनना है, ये तय है। वो हर मोर्चे पे आज तक फेल ही हुए हैं, जब से 10 साल से वो राजनीति में आए हैं। पर अगर कहीं फेल होते हैं तो पार्टी कहती है राहुल जी की जिम्मेदारी नहीं है। और पिछले चुनाव में आपने देखा, राजस्थान में उन्होंने बहुत सारे इमोशनल भाषण दिए, तरह तरह के अपने बलिदानों की बात की, और मुजफ्फरनगर के दंगों की बात की कि वहाँ लोग ISI से मिल रहे, सारी बातें उन्होंने जनता के पास रखी। चलिए, वो सारी बातें सामने हैं, आप अपनी पार्टी की स्ट्रेटेजी बताइए। उसके बाद आपने हालात देखे कि वहाँ कितनी बुरी तरह से कांग्रेस की हार हुई है। ठीक है, वो हार तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। आपकी बीजेपी की स्ट्रेटजी के साथ सामने आएगी, बीजेपी की क्या नीतियां होंगी, बीजेपी किन मुद्दों के साथ है, ये बात भी अभी बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं किया आप लोगों ने। नरेंद्र मोदी हर जगह मनमोहन सिंह को, पूरी कांग्रेस को, सरकार को निशाने पर जरूर लेते हैं, लेकिन नीतियां, अपनी रणनीतियां उन्होंने नहीं बताई कहीं। देखिए, नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, अभी भी है, और उन्होंने 10 साल वहां काम करके दिखाया है, तो पूरे देश में एक मैसेज दिया है। वो हर क्षेत्र में, चाहे डेवलपमेंट का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे वहाँ औद्योगिकरण का मामला हो, आपने देखा होगा सारे देश की इंडस्ट्री वहां चली गई। क्यों चली गई? एक आदमी ईमानदार आदमी है, और जिस तरह से यहाँ रिश्वतखोरी और बेईमानी में लोगों को उलझा दिया जाता है, आज हमारे डॉलर की हालत देखो क्या पोजीशन हो गई है, क्योंकि हम लोग इंडस्ट्री का विकास कर ही नहीं पा रहे हैं। तो मोदी ने हर तरह का मैसेज जनता के सामने करके दिखाया है, वहां बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और 10 साल में मोदी जी का मैसेज अगर इतना ही क्लियर पहुंचा जनता में, तो दिल्ली में क्यों नहीं वोट मिला आपको? दिल्ली में क्यों नहीं? 32 सीट हमने सरकार नहीं बनी ना आपकी। अरे बात कांग्रेस की करो कि उनका भ्रष्टाचार वो नहीं था, आप भी उनकी वजह से पैदा हो गई। देखिए, बीजेपी भी, राजीव, बीजेपी के साथ बड़ी प्रॉब्लम है कि बीजेपी व्यक्ति पूजा में सबसे आगे है। जब तक वाजपेयी थे, वाजपेयी जी की व्यक्ति पूजा, आडवाणी जी थे, आडवाणी जी की व्यक्ति पूजा। अब मोदी के आगे कुछ सोचने को तैयार नहीं है अच्छे बुरे पहलू पर। आज बीजेपी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये संजीव दुबे जी की पार्टी बैठी हुई है। अगला जो उनका सम्मेलन, जो कल परसों इनकी बैठक होने जा रही है, उसके अंदर सबसे बड़ा चिंता का विषय यह है कि केजरीवाल को कैसे रोका जाए। केजरीवाल ने कैसे इनका टायर पंचर कर दिया दिल्ली में, मंजिल तक पहुंचते। इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, क्या ये चुनौती है? ये मान रहे हैं आप? आपकी पार्टियों में क्या ये चुनौती है? आम आदमी पार्टी को आप इतनी प्रमुखता से ले रहे हैं? देखिए, किसी चीज तमाम सर्वे आ रहे हैं, जिसके अंदर केजरीवाल मोदी के बाद नंबर 2 पर, राहुल बिल्कुल। ये नहीं, एक बात ये भी कही जा रही है, अगर राष्ट्रीय स्तर पर सच्चाई को बीजेपी के नेता मानने को जी, वासिक साहब ये बात कही जा रही है, वासिक साहब ये बात कहीं नहीं है, ये बात कही जा रही है कि अगर कांग्रेस की चिंता करने के लिए राहुल गांधी है, आप अपनी पार्टी की चिंता कीजिए। चलिए, इसके दत्ता साहब से ही पूछता हूं मैं। दत्ता साहब, आपको क्या लगता है बीजेपी की रणनीति क्या होगी आज, जिस तरह से कांग्रेस ने ऐलान कर दिया अब अपनी नीतियों का, अपनी रणनीतियों का, पीएम कैंडिडेट नहीं होगा, ये कल्चर का मसला है, उन्होंने कहा कभी हमारे यहां रिवाज नहीं रहा। बीजेपी को कहां पर देखते हैं? बासिक साहब कह रहे हैं कि उन्हें कोई डर, ना तो आम आदमी पार्टी से कहीं किसी तरह का खतरा महसूस हो रहा है, ना तो कांग्रेस से। अब नहीं, मैं समझता हूं कि जहां भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की जहां बात आती है, या फिर रोड मैप की जहां बात आती है, मैं मानता हूं कि कल के और परसों का जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो रेजोल्यूशंस आएंगे, उस पे वो नीति सारे कहीं ना कहीं पे दिखाई देगा और झलकेगा भी। और अगर नीतिहीन रेजोल्यूशंस अगर आती है तो बहुत अफसोसजनक होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों मेन स्ट्रीम नेशनल पार्टी है, और मेन स्ट्रीम नेशनल पार्टी की नीति झलकना चुनाव से पहले बहुत आवश्यक होता है।
कांग्रेस ने आज जितने सारे इश्यूज को उठाई है वो मूल विचारधारा, कांग्रेस के मूल विचारधारा के साथ जोड़ा हुआ चीज है और देश के परिपक्ष में भी कई सारी चीजें राहुल गांधी ने उल्लेख की है। मैं अपेक्षा करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी या फिर कल का जो पॉलिटिकल रेजोल्यूशन और आर्थिक रेजोल्यूशन जो आएगा बीजेपी का, उस पे एक वैकल्पिक चीजें दिखाई देगी और उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट एनडीए के और भाजपा के तरफ से जो नरेंद्र मोदी जी है उनका भाषण बहुत इंपॉर्टेंट होगा और महत्वपूर्ण होगा और उसके बाद मैं मानता हूं कि एक सही दिशा में आकलन करना सही होगा। अभी मतलब जल्दबाजी होगा ये कहना कि बीजेपी की कोई नीति नहीं है या फिर नीतिगत आधार पे कुछ बातें नहीं रख रही है, थोड़ा सा और अपेक्षा करना चाहिए। 48 नहीं, ये बात दरअसल मोदी की जब जहां जहां रैली होती है उसमें सामने आती है। यूसुफ जी आपके पास आना चाहूंगा। राहुल गांधी जी ने एक और जिक्र किया कि 15 लोकसभा सीटों पर वो डायरेक्ट कैंडिडेट चुनेंगे लोगों के जरिए, लोगों की राय के जरिए। ये क्या उस बात से इसको जोड़कर देखा जाए? राहुल गांधी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी से सीखने की जरूरत है। बिल्कुल आम आदमी पार्टी का इफेक्ट है जिस तरह से आम आदमी, लेकिन देखिए बारीकी में जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी दिखाने के लिए तो कहती साहब हमारे जनता के है, लेकिन अब उस प्रोसेस पे सवाल उठने लगे हैं जी। अभी पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई नहीं है और कुमार विश्वास अमेठी में रैली कर रहे हैं, साहब ऐलान कर दिया गया और लोगों से आप पर्चे मंगा रहे हो। 15 तारीख आखिरी तारीख है, 12 तारीख को राहुल गांधी कुमार विश्वास कर, तो कुमार विश्वास के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए, मनीष सिसोदिया के लिए कानून कुछ और है पार्टी का और बाकी लोगों के लिए कुछ और है। भाई पार्टी के अंदर से ये बात आई है ना कि संदीप जी क्या पहले कल्चर दूर करने की बात संदीप जी नहीं बता पाएंगे अभी, संदीप जी अभी नहीं बता पाएंगे, नहीं संदीप जी नहीं बता पाएंगे, जवाब सुनना पड़ेगा। अभी शासन बाबू से छुटकारा पाके जस्ट आए हैं, इनको नहीं पता होगा बहुत सारी बातें, क्योंकि फैसले वहां भी बंद कमरे में हो रहे हैं, जनता की अदालत में फैसला नहीं हो रहे हैं। राहुल गांधी ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी से राहुल गांधी ने सीखते हुए ये फैसला जरूर किया है। उन्होंने ये भी कहा कि बाहरी लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। दूसरी बात, कांग्रेस पहले भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर चुकी है, पहली बार नहीं है। ये भी हो सकता है कि संदीप जी दूसरे पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी पे आए हैं किसी आश्वासन के साथ, शायद इनका भी घोषणा हो जाएगा कि फलाना जगह से चुनाव लड़ लेंगे और वो 15 तारीख से डील हुई थी क्या? बात निकली नहीं, डील बनी, बात निकली है तो एक बात मैं और चलता चलूं। दरअसल ये आम आदमी पार्टी का एक बहुत पैतरा है। दिल्ली में इन्होंने मांगा कि एक जो आदमी चुनाव लड़ना चाहता है दिल्ली की 10 की 10 विधानसभा सीटों से कम 100 लोगों के नाम और मोबाइल नंबर इकट्ठा करके दीजिए। हर सब जगह से मांग रहे हैं। तो आप सोचिए कितने मोबाइल नंबर इनके पास इकट्ठा हो जाएगा, डेटाबेस, उसके बाद SMS कैंपेन चलेगा। तो ये उनकी अपनी स्ट्रेटेजी है। चलिए मैं संदीप जी आपके पास आऊंगा। हमारे साथ जयवीर शेरगिल जी जुड़ चुके हैं, नेता कांग्रेस, थोड़ा देर से पहुंचे हमारे इस बहस में। जयवीर जी क्या लगता है आप, कांग्रेस जिस रणनीति के साथ सामने आती हुई दिख रही है, राहुल गांधी जी ने जिन वादों का, जिन नीतियों का और जिन रणनीतियों का जिक्र किया आज, वो कितना कारगर होगा आपकी पार्टी के लिए? देखिए, राहुल जी का आज भाषण एक निडर, उत्साहित और क्लियर और स्पेसिफिक भाषण था। ये भाषण कांग्रेस की सोच और बाकी पार्टियों की सोच में अंतर दिखाता है। हमारा लक्ष्य सिर्फ 2014 का चुनाव नहीं है, हम लॉन्ग टर्म रिफॉर्म अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए देश को तैयार कर रहे हैं। आज के खास पॉइंट्स, 2-3 पॉइंट्स उनकी स्पीच के बहुत महत्वपूर्ण है। एक क्लियर स्ट्रैटेजी है। उन्होंने जहां यूपीए की उपलब्धियों के आंकड़े बताए, वहां यह भी बताया कि उनको एहसास है परिवर्तन की जरूरत है और परिवर्तन हो रहा है। उस परिवर्तन का कांग्रेस पार्टी को हिस्सा बनना है, पर हमें फिर कानून के दायरे में रहना है। आम आदमी पार्टी एक्सपेरिमेंट्स कर रही है, कोई नियम, कोई कानून के दायरे नहीं। हम कहीं संविधान से भी भटक रहे हैं। लॉ, मीडिया और जजेस सड़कों पे नहीं बना सकते। ये मेंबर पार्लियामेंट, प्रधान की आवाज और एमएलए आवाज को अहमियत दोबारा देनी पड़ेगी। तो एक कंप्लीट पैकेज है। नरेंद्र मोदी जी ने 30 रैलीज कर ली हैं अब तक। किसी भी रैली में सिवाय कांग्रेस को निंदा करने के लिए कुछ नहीं बोला। उन्होंने इंडिया का कोई विजन, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, कैसे बिजली, स्वास्थ्य, किस क्षेत्र में क्या करेंगे, कुछ सिवाय कांग्रेस। ठीक है, ये इन बातों का जिक्र, जयवीर जी, इन बातों का जिक्र राहुल गांधी पहले भी करते रहे हैं, कांग्रेस के सभी नेता करते रहे हैं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने भी किया है। ज्यादातर मुद्दों का, ज्यादातर बातों का जिक्र क्या लगता है कि इतना कारगर होगा? क्योंकि हाल के जो नतीजे आए हैं विधानसभा चुनाव के, उसमें कांग्रेस की स्थिति सब देख रहे हैं, सबको पता है। जी, जो कांग्रेस यूपीए रिपोर्ट कार्ड पिछले 10 साल का सबके सामने है। जो हिंदुस्तान 2003 में था और 2014 में है, उसमें बहुत अंतर है। हम मानते हैं
कुछ कमियां लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं जयवीर जी ये बातें? लोग बिल्कुल आम जनता क्यों नहीं समझ पा रहे? कुछ तो कहीं गड़बड़ है। बिल्कुल, हम आज देखिए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी हम ही हैं जिन्हें अपनी उपलब्धियों पे गर्व है, पर हमें अपनी कमियों का एहसास भी है और उन कमियों को पूरी करने का एक जुनून और सरफरोशी भी है। हमने हर क्षेत्र में विकास किया, ग्रामीण क्षेत्र, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन। हम सिर्फ स्पीच पे निर्भर नहीं कर रहे, हमारी रिपोर्ट कार्ड नहीं। आपने मिडिल क्लास की बात की, आपने लोगों के रोजगार की बात की, स्वास्थ्य की बात की, लेकिन सवाल ये उठता है ना कि 10 साल क्या कर रहे थे आप? देखिए 10 साल अगर मैं आंकड़े बताना चाहूं, आप बेशक हाईवे का एक्सपेरिमेंट ले लीजिए। जब एनडीए रूल था तो हमारा एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी जीडीपी से सिर्फ 3.2% था, यूपीए में 7.2%। हमने 33 लाख रूरल हाईवे ऐड किया है, एनडीए ने सिर्फ 5 किलोमीटर किया था। हमने ऐसी योजनाएं लाई हैं, बिजली ले लीजिए, 78,000 मेगावाट कैपेसिटी ऐड की है जो इंडिपेंडेंस से पहली बार हुआ है। आप 55% ग्रामीण क्षेत्र में घर है जिनमें बिजली आई है। ठीक है, तो ठीक है, ये बातें ठीक है, आप कह सकते हैं अपनी, लेकिन जिन जिन बातों का जिक्र उन्होंने किया, आरटीआई का भी जिक्र किया, लोकपाल का भी जिक्र किया, सभी चीजों का जिक्र किया, यूसुफ जी क्या जो जयवीर नहीं बता पाए। हाँ। देखिए मुझे याद है जब 2004 में, नहीं कुछ पुरानी हो गई, नहीं 2004 में जब एक फैसला हुआ कि एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनेगी और उसमें तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वहां से चुन चुन के लिए जाएंगे और एक बाकायदा 20-21 लोगों की नेशनल एडवाइजरी कमेटी काउंसिल सामने आई, वो प्रधानमंत्री को सलाह मशवरा देगी। उसी की सलाह पर ये 2-3 कानून आए, आरटीआई, जो जिसकी बदौलत आज अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हैं। ऐसी बात है, बुनियादी बदलाव कांग्रेस ने किए हैं, तो विजन एक था और यही जो पब्लिक का है, सिविल सोसाइटी का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो सकता है सरकार के कामकाज में, वो एक बहुत गजब का एक्सपेरिमेंट 2004 में था। मुझे याद है बीजेपी के बड़े नेता अरुण जेटली ने कहा था कि ये जो एनएसी है सोनिया गांधी का, ये मास्टर स्ट्रोक है और ये अगले साल भी उनको सत्ता में लाएगा, और लाया वो सत्ता में। अब 2009 के बाद जो यूपीए की सरकार मात कहां खा गई कि जो प्रोग्राम बनाया, फ्लैगशिप जो प्रोग्राम्स थे, उनमें घोटाले हो गए, यानी नीति सही थी, नीयत खराब हो गई जी। और अभी उसके बाद घोटाले पर घोटाला, उसकी वजह से सारा काम इनका खराब हो गया और उसके बाद यूपीए का कुनवा भी खरने लगा और आज कांग्रेस जो है कुछ चंद साथियों के साथ खड़ी है, लेकिन अभी भी कांग्रेस ने एक पासा फेंक दिया है। सुशील कुमार शिंदे ने जब 2-3 दिन पहले कहा था कि शरद पवार को वो प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं, तो वो कोई ऐसा वेग स्टेटमेंट नहीं था, ये कांग्रेस के अंदर से बहुत सोची समझी इस रणनीति के तहत स्टेटमेंट आया है। संदीप जी कुछ अगर कांग्रेस किसी वजह से उस पोजीशन में नहीं आती है तो अपने सहयोगियों में से भी वो किसी को आगे कर सकते हैं। ठीक है संदीप जी, मेरे मित्र पूछ रहे थे कि आप पार्टी की आर्थिक नीति क्या है, उन्होंने पूछा कि आप पार्टी किसी की गोद में बैठ के, संदीप भाई मत बोलिए, अभी आपको भी नहीं पता। मैं इसको और आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि साहब देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, व्यक्तिगत तौर पे मैं आपको बताऊं, और ना कोई व्यक्तिगत कोई डील हुई है, ऐसी कोई यहाँ परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। ये पार्टी की परिकल्पना की जा सकती सुन लीजिए है मेरी बात, इस पार्टी की परिकल्पना स्वराज की है और स्वराज को समझने की जरूरत है। अगर गांधी को आपने इस देश में नहीं समझा, जिसने सबसे ज्यादा घूम घूम के पूरे देश ये कौन तय करेगा कि गांधी को किसने सबसे ज्यादा समझा है? हमने समझा, हमने स्वराज की संदीप भाई किसके लिए बोल रहे हैं? संदीप भाई अरविंद ये कांग्रेस नहीं करती, दोनों में डिफरेंसेस है। हमने आज जो काम किए हैं, आज कांग्रेस भाजपा दोनों पार्टियां क्यों डरी हुई है? गांधी जी 25 गाड़ियों का काफिला लेकर बात तो पूरा हो जाने दीजिए। आप साहब आपके एक सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं, एक सवाल का आपके जवाब दे रहा हूं साहब। जब हमने परिकल्पना, भैया मेरी बात तो सुन लीजिए, जल्दी से, समय की बिल्कुल समय, आप तो उस समय तो हमारे बस में है नहीं ना, तो साहब 2 मिनट तो देंगे ना बोलने के लिए। साहब आम आदमी कैसी सत्ता की, आम आदमी गरीब से और गरीब होता जा रहा है। महंगाई के कारण कल जो दाल रोटी चावल सब्जी खाने वाला व्यक्ति था, वो दाल और रोटी में सिमट गया। ये विकास का मॉडल है हमारे देश में। आम आदमी के पास काम नहीं है, उसको वो बेरोजगार है। तो गांधी का जो स्वराज था वो ये था कि आम आदमी को समृद्ध किया जाए, मजबूत किया जाए, ताकतवर बनाया जाए, तो वापस में स्वराज की परिकल्पना पूरी होगी। जयवीर जी ने हाईवेज की बात करी, 65 साल में इन लोगों ने कुछ नहीं किया। जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने रोड की बात की, नदियों को जोड़ने की बात की, जी बस आ रहा हूं सर, तो उसको आगे इन्होंने बढ़ा दिया। बस आ रहा हूं दत्ता साहब,
और जहां तक आम आदमी पार्टी है, ये दोनों मिली जल्दी से। हाँ दत्ता साहब जल्दी से आखिरी प्रतिक्रिया। आम आदमी खड़ा हुआ है, राजनीति में आया है, ठीक है, बातचीत फिर होती रहे। राजीव जी जयवीर जी ने जो कहा है और उपलब्धि जो जयवीर जी ने गिनाए हैं, मैं समझता हूं कि यूपीए 1 की अगर उपलब्धि के बारे में अगर कहा जाए तो 80% मैं देता हूं यूपीए 1 को, पर यूपीए 2 की उपलब्धि अगर गिनाया जाए तो 20% भी नहीं है। राहुल गांधी जी आज भूल गए थे कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है महंगाई, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भ्रष्टाचार, समय की कमी है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है बेरोजगारी। हाँ, ये जरूर है कि 11th आवर पे राहुल गांधी जी ने आज लेट रियलाइजेशन के माध्यम से करेक्शन कोर्स करने की बेशक कोशिश की, जयवीर जी जो एक सही चीज है। जयवीर जी जल्दी से आखिरी प्रतिक्रिया। मेरी आखिरी एक टिप्पणी है जी, भारतीय जनता पार्टी को और आम आदमी पार्टी को भी, इनका विद्रोही रूप सबने देख लिया है, वो फेस खत्म हो गया है। एटलीस्ट हमने कुछ किया है, इन्होंने सिर्फ विद्रोह किया है, सिर्फ इतिहास पे निर्भर कर रहे हैं। खत्म तो नहीं हुआ, परिवार की अगर महंगाई की बात कर रहे हैं तो ये बताएं 5 तरीके कि ये महंगाई कैसे रोकेंगे। ठीक है, जल्दी से यूसुफ जी कुछ कहें। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, आज राहुल गांधी का जो पूरा भाषण था एक यंग मैन की भूमिका में दिखे, तमाम मुद्दे उन्होंने उठाए और जोश भरा कांग्रेसियों में। मुझे पुरानी फिल्म का गीत याद आया कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का बेबाक बहस में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ जिसका जिक्र जयवीर साहब ने किया है। राजनीति में लड़ाई जो है 2014 की रोचक होने वाली है और इसकी अभी सिर्फ शुरुआत है। आप देखते रहिए चैनल वन न्यूज। सोनिया की